दोस्तों चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने इसकी सारी थ्योरी और जो भी इसके फार्मूले हैं रिलेटेड टू ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम एंड कैसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ होगा और सब कुछ ये सब कुछ हमने समझ लिया था। ठीक है, चलिए तो अब करना क्या है, तो क्वेश्चंस करते हैं अपन, जो कि ये क्वेश्चंस इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको गेट में भी मिल जाएंगे, प्री मेंस सब जगह मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग 19 डेज में, यदि कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ अ कंपनी मेक एन एग्रीमेंट, अब कंपनी ने एक एग्रीमेंट कर लिया, क्या एग्रीमेंट कर लिया, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 22 डेज एंड फॉर द फेलिंग, मतलब यदि फेल होती है तो विल पे ₹50,000 पर डे। ठीक है ना, ये पर डे होना चाहिए। एज फाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइन में बी नॉट एक्सीड। ठीक है, तो 1 लाख से ज़्यादा ना हो, वो अपने को क्या करना है, करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अपने को ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, केवल कितना गिवन होगा, एक्टिविटी गिवन होगा, प्रेसिडेंस गिवन होगा, उसके बाद ये टाइम गिवन होंगे। ठीक है, बाकी ये जो इधर मैंने कैलकुलेट किया है ये गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अपने को डायग्राम बनाना है, मतलब नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा ये समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि ए बी सी, तो ए बी सी के पहले कोई भी एक्टिविटी है क्या, नहीं है, इसका मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो लेट से कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा है ए, ये है मेरा बी, चलो बी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, सी। ठीक है, तो ये मेरा सी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए से कहाँ जाना है, मुझे डी पर जाना है। ठीक है ना, अभी नंबरिंग नहीं कर रहे, नंबरिंग उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो ए से कहाँ जाना है भैया, मुझे डी पर जाना है। ठीक है, तो ए से डी पर जाना है, इट मीन्स कहीं इधर कहीं आपका क्या होगा, डी। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की है कि ए से डी, सी से ई और बी डी कहाँ मिल रहे हैं, एक ही जगह। ठीक है, मतलब बी डी और ई एक ही जगह मिलना चाहिए। मतलब ये जो हमने इधर ये ड्रॉ किया ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि यदि मैं उधर ड्रॉ करता तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। क्यों नहीं बेनिफिट था, क्योंकि मुझे बी डी ई को एक ही जगह लेकर आना है। ठीक है ना, इस वाले एक्टिविटी से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो जब भी आपके पास 2 एक्टिविटी या 3 एक्टिविटी एक ही जगह मिल रही हो तो कोशिश करिए कि उनको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करिए पहले। ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो यदि आपने उसके पहले यदि सी ई को ड्रॉ करने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी ई कहाँ मिलना चाहिए, एक ही जगह। तो बी तो आ गया। अब अगला क्या बचता है भैया, अगला जो बचता है वो क्या है, ए से डी जाना है। मतलब ये मेरा ए था तो ए से मैं कहाँ पहुँच गया, डी पर, तो ये मेरा डी हो गया। अब सी से कहाँ जाना है मुझे, ई पर, तो ये आ गया मैं सी से ई पर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि बी डी ई एक ही जगह आ रहे हैं। अब बी डी ई से क्या मिल रहा है मुझे, एक नया पॉइंट मिल रहा है, मतलब नया एक्टिविटी मिल रहा है, एंड दैट एक्टिविटी इज़ एफ। ठीक है, उसके बाद ए से क्या निकल रहा है, सीधा जी। ठीक है, और जी और एफ से क्या निकल रहा है, जी और एफ से क्या निकल रहा है, एच। तो ए से सीधा एक और चीज़ निकली मेरी, तो ए से दूसरा एक्टिविटी बना, दैट इज़ जी। तो ये ए के ऊपर कहीं यदि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है, तो ए के नीचे यहाँ पर कहीं मेरा क्या होगा, मतलब यहाँ पर ए के बाद क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी, ए के बाद क्या आ जाएगा मेरा, जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, तो जी और एफ से क्या निकल रही है, कौन सी एक्टिविटी, जी और एफ से निकल रही है एक एक्टिविटी, दैट इज़ एच। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट होगा। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने का बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि इससे पहले कोई है क्या, नहीं, तो इसको मैं नंबरिंग कर दूंगा 1। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया 1। उसके बाद इसमें आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो अपने को ये 3 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो तीनों एरो निकले हुए ना 1 से, उन तीनों एरो को मिटा दो। ठीक है, मतलब रब कर दो। ठीक है, तो इन तीनों एरो को यदि मैं रब कर दूं,
ठीक है, अभी रब नहीं हो रहा है। तो 3 एरो को यदि मैं रब कर दूं तो देखो फ्री वाली एक्टिविटी कौन सी होगी, मतलब उससे पहले कोई प्रोसीडिंग एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए। तो ये वाली मतलब ये जो एक्टिविटी ए है ये वाली एक्टिविटी मिटा दो, और ये भी एक्टिविटी मिटा दो, और ये भी एक्टिविटी मिटा दो, ठीक है। अब देखो तो ये इसके पहले कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब इसको दे दो नंबर 2। इसके पहले कुछ है क्या, नंबर 3, कुछ नहीं है तो 3। लेकिन यदि मैं इसको मार्क करने जाता तो इसको यदि 3 नंबर मार्क करता, पर इससे पहले क्या है, इसमें आ रहा है मेरा डी भी आ रहा है और इसमें मेरा ई भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये फ्री नहीं है, इसके लिए इसको मैं नंबर मार्क करूँगा 4, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद वाले एरो को रब करने जाऊँगा। तो 2 के बाद वाले सारे एरो रब करो, इसको भी रब करो, इसको भी रब करो, इसको भी रब करो। तो अब ये फ्री हो गया तो इसको 4 नंबर दे दिया। अगेन ये मेरा 5 नंबर हो जाएगा और ये मेरा 6 नंबर हो जाएगा। समझ आया। तो वो अपना सेट ऑफ डायग्राम जो है, मतलब सेट ऑफ नेटवर्क जो है कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। बना वैसा ही है जो हमने ऊपर बनाया, बस थोड़ा सा वो हमने ड्रॉ आगे पीछे कर दिया, लाइनें बड़ी छोटी हो गई और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ये टी एल क्या है, तो दैट टी ई इज़ मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे और एक बार रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है ये समझ लो। मतलब आप इस 1 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और इस पे 6 पे ख़त्म कर रहे हो, तो ये आपका इस डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हो तो दैट इज़ फॉरवर्ड, ठीक है। और यदि मैं इसका उल्टा बात करूं कि आप इधर से 6 से कहाँ पर आ रहे हो, 1 पर आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको कि 1 से 6 पे जाएंगे तो फॉरवर्ड और 6 से 1 पे आएंगे तो रिवर्स, ठीक है। तो जब भी मैं टी ई बोल रहा हूँ तो अर्लीस्ट टाइम बोलते हैं इसको, टी ई रेफर्स फॉर अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहला जो इवेंट है, अभी मैं टी एल को आप अभी भूल जाओ, ठीक है, कि टी एल जैसा कुछ है भी, ठीक है। अभी मैं टी ई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में टी ई कुछ नहीं है, तो मतलब ये टी ई कितना आ गया आपका 0, ठीक है। टी कितना आ गया भैया, 0 आ गया 1 वाले नोड के लिए, ठीक है। अब 1 के बाद मैं दूसरे वाले नोड पे जाता हूँ जिसका नाम क्या है 2, ठीक है। अब ये 1 से जब मैं 2 पर गया तो मुझे कितना टाइम लगा 3, इसलिए टी ई यहाँ पर कितना आ गया 3, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पर जाता हूँ तो 3rd नंबर पर जाने पर, ठीक है, ये सी कॉमा 4 है, 14 नहीं है, ठीक है। तो सी वाली एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है मेरा 4 डेज़, ठीक है। तो 0 + 4 इज़ 10, 4 आ गया, ये आ गया समझ में। अब मेरे पास मुझे जाना है 3rd वाली एक्टिविटी तक, चले गया 4th वाली एक्टिविटी पे जाना है। तो 4th वाली एक्टिविटी पर जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। कौन कौन से रास्ते हैं, एक रास्ता है बी वाला, दूसरा रास्ता है डी वाला, तीसरा रास्ता है ई वाला, ठीक है। तो बी वाला रास्ता यदि मैं यूज़ करता हूँ, अब जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जब मैं फॉरवर्ड जाता हूँ तो मैक्सिमम देखता हूँ, रिवर्स आता हूँ तो मिनिमम देखता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मैक्सिमम जहाँ मिलेगा, जिस भी पाथ से मुझे मिलेगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए अर्लीस्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं 3 + 8 करूँ तो कितना आएगा 11, और 1 से सीधा 4 पे आऊँगा तो कितना टाइम लगेगा 3, और सीधा मैं यदि 3 से 4 पर जाता हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, तो वो 4 + 5 इज़ 9। तो इनमें मैक्सिमम क्या आया 8 + 3 वाला 11, मतलब टी ई मेरा कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब मैं 4 से कहाँ पर जाना है मुझे 5 पर, तो उसके लिए कितने रास्ते हैं मेरे पास, 2 रास्ते। कौन कौन से रास्ते हैं भैया, एक रास्ता है एफ़ वाला, ये वाला रास्ता, और दूसरा वाला रास्ता है जी वाला, ठीक है। तो कौन सा रास्ता फॉलो करूं, जहां मैक्सिमम आ जाए। तो 11 और 7 कितना हो गया 18, और यदि मैं इस रास्ते से जाता हूं जी वाले रास्ते से तो 4 + 3 = 7, जो कि मिनिमम है। तो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम अर्लीस्ट टाइम चाहिए, तो टी ई 18 आ गया, और 18 + 3 इज़, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही पाथ है, तो मतलब टी 18 + 3 इज़ 21, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में टी ई 0 था और लास्ट में टी कितना आ गया 21 डेज़, मतलब ये मेरा मैक्सिमम टाइम हो गया, जो कि मुझे क्या करेगा, इतने मैक्सिमम टाइम में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब ये मेरा एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, दैट इज़ टी ई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जितना ये टी ई आया है उतना टी एल मैंने एज यूजुअल लिख दिया,
ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं पहले कि हम सारे इन एरोज़ को रब कर देते हैं, ठीक है। रब करने के बाद सारे जो डायरेक्शन हैं अब मैं उनको उल्टा बना देता हूँ। मतलब उल्टा बना देता हूँ उससे मतलब है कि आपने इसको क्या कर दिया, ये जो एरो इधर जा रहा था, इस इधर की तरफ जा रहा था, उस एरो को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये सारे एरो रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। ये लगा दिए मैंने सारे एरो उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा ये समझते हैं, ठीक है। तो टी एल इक्वल्स टू 21 से -3 किया तो कितना आया 18, तो टी एल इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 5 से उल्टा कहाँ पर जाना है, 4 पर जाना है। तो एक ही रास्ता है 4 पर, 5 से 4 पे जाने का, केवल एफ। तो 18 - 7 इज़ 11, ठीक है। अब 4 के बाद मुझे जाना है 3 पर, तो ऑब्वियस है उसके लिए भी मेरे पास एक ही रास्ता है। तो 11 - 5 दैट इज़ टी एल कितना आ जाएगा इस केस में 6, ठीक है। कितना आ जाएगा इस केस में 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आप 3 तक पहुँचे, आप 2 पर जाना है आपको। अब 2 पर जाना है तो कितने रास्ते हैं, 2, या तो आप डी से चले जाओ या आप जी से चले जाओ। तो 18 - 4 करूँगा तो कितना आएगा 14, लेकिन 11 - 8 करूँगा तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो टी एल मेरा इस रास्ते से गया, मैं डी वाले रास्ते को फॉलो करके, तो कितना आ गया मेरा 3 आ गया, ठीक है। फिर अगेन अब 3 -3 किया तो मेरे पास इस रास्ते से क्या आएगा 0, लेकिन यदि मैं 6 - 4 करूँगा तो 2 आ जाएगा। और यदि मैं इस रास्ते से करता हूँ, मतलब 1 पर जाना है मुझे अल्टीमेटली, तो 11 - 3 करता हूँ तो 8 आ जाएगा। लेकिन मुझे जो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये वाली वैल्यू टी और टी एल की, और एंड में जो वैल्यूज़ होंगी, ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या होंगी, हमेशा और हमेशा सेम, स्टार्टिंग और एंड में, ठीक है। मतलब अपने को टी और टी एल स्टार्टिंग में 0 मिलेगा, और टी और टी एल लास्ट में जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो सेम मिलेगी, ठीक है। तो कौन सा रास्ता मुझे फॉलो करना पड़ेगा, यही वाला। तो 3 - 3 इज़ 0, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो मैं बी से भी नहीं जाऊंगा, सी से भी नहीं जाऊंगा, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, ए वाला रास्ता। क्लियर है। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे आया ये सब कुछ, ठीक है। अब हम इसमें क्रिटिकल पार्ट ढूंढते हैं। तो क्रिटिकल पार्ट कुछ नहीं, जहाँ पर टी ई और टी एल की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है, उस पाथ को हम फॉलो करेंगे, एंड दैट पाथ इज क्रिटिकल पाथ, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टी और टी एल की वैल्यू 0 है। अब मैं जैसे ही यदि ए वाला पाथ फॉलो करता हूँ तब तो ठीक है कि टी और टी एल की वैल्यू इक्वल आ रही है, लेकिन यदि बी वाला पाथ फॉलो करता हूँ तो उस केस में ये वाला एक्टिविटी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और हमको कौन सा पाथ देखना है, मैक्सिमम वाला पाथ, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली एक्टिविटी को भी आप ले सकते हैं, मतलब ये पाथ भी हो सकता है। तो दूसरा पाथ वो दूसरा क्रिटिकल पाथ कहलाएगा, ठीक है। तो पहला क्रिटिकल पाथ में पहले तो ड्रॉ कर दूं, फिर दूसरा ड्रॉ करेंगे। तो पहला क्रिटिकल पाथ 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ठीक है, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, सॉरी, और 4 से 5 गए, और 5 से 6, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 से 2 पर टी और टी एल की वैल्यू इक्वल है, इधर भी टी और टी एल की वैल्यू इक्वल है, इधर भी टी और टी एल की वैल्यू इक्वल है, इधर भी टी और टी एल की वैल्यू इस इक्वल है, और यहाँ भी टी और टी एल की वैल्यू इक्वल है। मतलब मेरा क्रिटिकल पाथ पहला वाला कौन सा बना, 1 2 4 5 6, लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो कितना आ गया 21, ठीक है। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, तो दूसरा पाथ यदि हम ड्रॉ करें तो दूसरा पाथ कौन सा होगा भैया, दूसरा पाथ होगा आपका कि भैया आप क्या करो, सीधा आ जाओ 1 से 4 पर, ठीक है, 4 से 5 पर, और 5 से 6 पर, क्योंकि देखो यहाँ भी टी और टी एल की वैल्यू 0, यहाँ भी टी और टी एल की वैल्यू 11, यहाँ भी टी और टी एल की वैल्यू इस पॉइंट पर भी दोनों सेम है, और इस पॉइंट पर भी सेम है। तो दूसरा क्रिटिकल पाथ क्या हो सकता है 1 4 5, क्योंकि अभी जो गेट 2021 है उसमें आपके एमएसक्यू आ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं कितने क्रिटिकल पाथ होंगे, ठीक है। या आपको पाथ के नाम केवल देते हैं वो, और फिर बोल दे कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। अगला क्रिटिकल पाथ कौन सा हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि 1 से 2 गए, 2 से डायरेक्ट 5 गए, और 5 से 6, मतलब अगला क्रिटिकल पाथ क्या हो सकता है 1 2 5 और 6। समझ गए इस बात को, क्लियर है।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगले कैलकुलेशंस करते हैं। तो क्रिटिकल पाथ मेथड पे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, पर ये ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये डायग्राम गलत बन गया और टी और टी एल गलत आ गया तो आपका पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेट्स से कि हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? तो हम क्या देखते हैं पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ADFH सबसे मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब मैंने एक सेकंड इसमें कुछ चीज़ स्केप कर दी। क्या स्केप कर दी? TE निकालना। तो TE का फॉर्मूला क्या था? T0 + 4TM + TP डिवाइडेड बाय 6। तो TE निकाल लो पहले हर एक एक्टिविटी का। तो ए एक्टिविटी का निकाला तो TE = T0 + 4TM + TP डिवाइडेड बाय 6। तो 1 + 4 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। तो 4 3 जा 12 + 1 कितना हो गया? 13 + 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ जाएगा? 18। 18 डिवाइडेड बाय 6 3। इसी तरह से 2 + 4 3 जा 12, 12 + 2 14 + 4 इज़ 18। तो अगेन 3। इसी तरह से सारे टी की वैल्यू निकाल लेंगे आप। इसी तरह से सिग्मा निकाल लो। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? टी, ये यहाँ पर b - a डिवाइडेड बाय 6 दिया है, आप ये b - a छोड़ो, ठीक है ना। आप तो ये याद रखो TP - TO डिवाइडेड बाय 6। TP कितना था? 5। 5 - 1 कितना हो गया? 4। 4 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 2/3। ये आ गया समझ में। इसी तरह से अगला निकाल रहा हूँ सिग्मा। तो सिग्मा क्या आएगा? 4 - 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 6। तो अगेन 2/6 मतलब 1/3। इसी तरह से मैं इसका निकालता हूँ। तो 5 - 3 2/6 मतलब 1/3। इसी तरह से सारे आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे क्रिटिकल पाथ में आ रहे हैं केवल उन्हीं सिग्मा को मैं लूँगा जब कैलकुलेशन करूँगा तब, ठीक है। तो मेरा ए आ रहा था क्रिटिकल पाथ में, इसी तरह से मेरा डी क्रिटिकल पाथ में आ रहा था, इसी तरह से मेरा डी हो गया, उसके बाद एफ आ रहा था और उसके बाद एच आ रहा था, ठीक है। तो केवल इतने ही मैं क्रिटिकल पाथ में लूँगा, कंसिडर करूँगा। तो दैट इज़ सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ का स्क्वायर और सिग्मा एच का स्क्वायर। तो ये क्या है? वेरिएंस हैं, ठीक है। वेरिएंस बोलो या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलो, बात क्या है? एक ही है। तो 4/6 का स्क्वायर 8/6 का स्क्वायर 8/6 का स्क्वायर 6/6 का स्क्वायर। तो दैट इज दिस। इतने टाइम लगेगा, मतलब 2.236 डेज लगेंगे। अब मेरा शेड्यूल टाइम कितना था? 19 डेज। एक्सपेक्टेड टाइम कितना था? 21 डेज। तो z कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही, मतलब माइनस में आ रही। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी होती है मेरा z का जो वैल्यूज़ अपन ने देखा था ना प्रीवियस थ्योरी वाले लेक्चर में, तो उतना होगा। तो ये कितना आ गया? 18.55, ठीक है। चलिए, तो बाकी के कैलकुलेशंस करिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्रिटिकल पाथ की तरफ, ठीक है। तो पहले यही क्वेश्चन यहाँ तक ही लेते हैं अपन इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल पाथ वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।